हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे विप क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, आप देखिए स्कूल्स में जो मॉनिटर होते थे या फिर कॉलेजेस में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो उनका क्या काम होता था कि क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना, या ऐसा कोई मैसेज है स्टूडेंट और प्रोफेसर या टीचर के बीच में मीडिएटर का काम करना। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन रखने का जो मेनली काम होता है वो किसका होता है? विप का होता है। अब डिसिप्लिन मेंटेन रखना, पार्टी को यूनाइट रखना, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यूनाइट रहें। अगर पार्लियामेंट में या किसी भी हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउस में वोटिंग है तो वो अपना एक मत रखें, मतलब पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं और उसी के बिहाफ पर वोटिंग दें। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एज अ मीडिएटर का काम करते हैं, और जो विप हैं वो एडवाइज़र होते हैं पार्टी के, और काउंसलर का काम करते हैं, अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं वो जो लीडर होते हैं पार्टी के उन तक पहुँचाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि विप होता क्या है। अब एक बार हम यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। तो देखिए, विप इज़ एन ऑफिशियल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी whose task is to ensure party discipline in a legislature। जो मैंने आपको बताया एज इट इज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब टाइप्स ऑफ विप में अगर हम देखें तो 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर वन लाइन विप। अब वन लाइन विप क्या होता है कि विप के द्वारा यहाँ पर इशू करा जाता है या इन्फॉर्म करा जाता है पार्टी मेंबर्स को कि हाउस में वोटिंग होने वाली है, आप वोटिंग कर सकते हो पार्टी के हक में अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो आप एब्सटेन भी कर सकते हो, मतलब इसमें पार्टी को ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एंड 2 लाइन विप क्या होता है, यहाँ पर इशू करा जाता है कि सभी इलेक्टेड मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट रहें। और 3 लाइन विप क्या है, यहाँ पर हाउस में भी प्रेजेंट रहना है और आपको पार्टी का एक मत रखना है। और ज़्यादातर जो 3 लाइन विप है ये कहाँ पर यूज़ करी जाती है, जब फ्लोर टेस्ट होता है। होपफुली आपने सुना होगा, फ्लोर टेस्ट राजस्थान में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था, और हरियाणा में भी कुछ समय हमें फ्लोर टेस्ट देखने को मिला था। अब फ्लोर टेस्ट होता क्या, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, मान लो कि एक स्टेट में 100 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, तो 100 लेजिस्लेटिव सीट में 50 ए पार्टी को गई। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ए पार्टी के पास कितनी सीट थी? 50। बी के पास कितनी सीट थी? 39। और सी के पास थी 10 सीट। यहाँ पर 51 लिख लेते हैं। अब देखिए 51 सीट जिसके पास होंगी तो वो सरकार बना लेंगे, मेजॉरिटी। अब हम किसको यहाँ पर मानते हैं, अगर टोटल 100 सीट हैं तो हाफ से एक ज़्यादा अगर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की आ जाती हैं तो वो मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। अब ए यहाँ पर सरकार बना लेगी। अब बी को ऐसा लगता है कि जो ए पार्टी के लीडर हैं, मतलब जो सीएम बने हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो चैलेंज करेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। अगर फ्लोर टेस्ट में आपको 51 एमएलएस का सपोर्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली आप सीएम पद संभालिए, अदरवाइज़ आपको सीएम पद छोड़ना होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा 3 लाइन विप कहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर समझें इंडिया में विप हम किस तरह से देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 10 शेड्यूल में एक तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपना विप इशू कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और ये इंडिया में कंसेप्ट कहाँ से आया था? कॉलोनियल ब्रिटिश रूल से ही हम यहाँ पर कंसेप्ट देख रहे हैं। इंडिया में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना विप इशू करती है और जो पार्टी में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। यूजली जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं या सीनियर पार्टी मेंबर्स होते हैं, उनके गाइडलाइंस में सभी इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट कैन हैपन इफ़ अ विप इज़ डिफाइड। अगर मान लो कि विप यहाँ पर कोई मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, वो पार्टी के खिलाफ जाकर वोट कर रहा है, तो उसके खिलाफ कौन सा एक्शन होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अगर यहाँ पर हम एक चीज़ समझें कि 1/3 मेंबर्स अगर यहाँ पर पार्टी गाइडलाइंस के अपोज में जा रहे हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखिए अभी महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विप को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट आई है वो हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंश्योर कर दिया गया है, जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है और जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे फैक्शन है, और ये जो शिवसेना का सिंबल आप देख रहे हैं ये एकनाथ शिंदे फैक्शन को दे दिया गया है। मतलब जो ओरिजिनल शिवसेना है वो अब एकनाथ शिंदे फैक्शन वाली हम मानेंगे। अब यहाँ पर 15 एमएलए का सपोर्ट है उद्धव ठाकरे के पास, बाकी जो 40 एमएलए हैं उनका सपोर्ट है एकनाथ शिंदे के पास। अब जो विप है वो एकनाथ शिंदे के द्वारा जो इशू करा जाएगा, जो मतलब शिवसेना का ओरिजिनल विप होगा। अब यहाँ पर 2 विप भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो विप है
उसी की ही गाइडलाइंस पे जितने भी एमएलएस हैं उनको चलना होगा। अब महाराष्ट्र में बाइकैमरलिज्म सिस्टम है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे फैक्शन के द्वारा जो भी विप होगा उसकी ही यहाँ पर सभी की सभी एमएलएस को बात माननी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नीलम गोरे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीलम गोरे नाम याद रखना, इनको एक तरह से लेटर लिखा है कि विप्लव जो बजोरिया हैं, मैं यहाँ पर उनका भी नाम लिख देता हूँ, विप्लव बजोरिया, इनको एमएलसी मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका विप बनाया जाए। हालांकि ये पहले उद्धव ठाकरे फैक्शन में थे और इन्होंने अभी रिसेंटली ही जो एकनाथ शिंदे फैक्शन है उसको ज्वाइन किया है। अब इनको विप बनाने की बात करी जा रही है। जो महाराष्ट्र के विप हैं भारत गोगवाल, उनके द्वारा आज ही न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट आई है, आपने देखा भी होगा कि उनके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी एमएलएस हैं उनको बजट सेशन में प्रेजेंट रहना है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर ऐसा उद्धव ठाकरे फैक्शन के एमएलए नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर विप के द्वारा उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, मतलब उनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। तो होपफुली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए विप की नीड क्यों है, अब यहाँ पर ये हम समझते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब आप मान लो कि एक पार्टी में एक मत होगा तो डेफिनेटली वो डिसीज़न अपने ले पाएंगे। उसके बाद फुलफिल इलेक्शन प्रोमिसेस, हर पार्टी बहुत सारे प्रोमिसेस करती है, मैनिफेस्टो रिलीज़ होते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये वादा पूरा करेंगे। तो अगर एक मत रहेगा तो डेफिनेटली वो अपने प्रोमिसेस भी फुलफिल कर पाएंगे। उसके बाद है मेंटेन पॉलिसी कोहेसिवनेस, मतलब अगर पार्टी में यूनाइट रहेंगे और अगर कोई बिल पास करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन, देखो पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टी में डिसिप्लिन होगा तो डेफिनेटली वो बार बार चुनकर आएंगे, है ना। अगर मान लो कि यूनाइट रहेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम समझें लिमिटेशन क्या है विप की, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में विप यहाँ पर एक तरह से अपना वर्क नहीं कर पाता। मतलब आज ऐसे समझ लो प्रेसिडेंट इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, ए और बी, और यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो ए को एज अपना प्रेसिडेंट चुन रही हैं और कुछ पार्टीज़ यहाँ पर बी को चुन रही हैं। अब कुछ पार्टी के जो मेंबर हैं, जो बी पार्टी ऐसे समझ लो, जो बी कैंडिडेट को चुन रहे हैं और उन पार्टीज़ के मेंबर ए को वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विप ऐसा कोई काम नहीं करेगा, मतलब विप को लेकर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो होपफुली आज का जो सेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था और एंटी डिफेक्शन लॉ एंड विप, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छे से इनको पढ़ना है आपने, समझना है। अगर आपके कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिएगा। और जाते जाते मेरा एक सवाल है, हमारे देश के CGI कौन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।